गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग का चल रहा है दिल्ली सल्तनत। आई होप कि रिवाइज सबका हो रहा होगा। रिवाइज कर रहे हो सब लोग, है ना? तो दिल्ली सल्तनत में गुरुदेव का अलग। हाँ, लग लो भाई, पाव है मेरा यहाँ पे, आओ लग लो। दो पैर है। आओ कर लो, पलक भी कर लो। अब हम सिजदा और पाबोस तो करवाएंगे नहीं भाई, हम इतने वो वाले तो है नहीं। हम बलबन नहीं है ना। तुम ऐसे ही पलक भी दूर से कर लो, ज्यादा ठीक है, नहीं तो फिर एक तो पलक भी सिजदा और पाबोस वाली भी होती है ना। तो इसमें गुलाम डायनेस्टी हो गया, अब फिर आपका हो गया खिलजी, और एक हो गया आपका तुगलक। तुगलक में हम लोगों ने मेनली चार लोग को देखा था, वैसे टोटल 9 है, लेकिन कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, है ना। देखो, इतिहास में जगह सबको नहीं मिलती। इतने लोग हुए हैं कि या तो आप अच्छे नाम से हो या तो आप बदनाम हो के हो, दो ही तरीके से आपको मिल सकता है जगह। या तो आपने बहुत अच्छा काम किया हो, या तो इतने कुख्यात हो गए हो कि हर कोई याद रखे आपको। तो अगर नाम कमाना है तो इन दोनों में से कोई एक काम करना होगा। ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे नाम करना चाहते हो, अच्छा काम करके या बुरा काम करके। तो ये कहा गया है ना कि काम करो, शिद्दत से करो। चाहे चोरी क्यों ना करो, लेकिन नंबर 1 चोर बनो। मतलब जिसमें पूरा विश्व तुमको जाने। हैं, डाकू ही बनना है तो नंबर 1 डाकू बनो, जिसमें हर कोई तुम्हें जाने। मतलब ऐसा है। और अगर एग्जाम ही निकालना है तो कुछ ऐसा करो कि हर कोई तुम्हें जाने। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक है। गयासुद्दीन तुगलक है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक है, और फिरोज शाह तुगलक है, और फिर आता है आपका नासिरुद्दीन महमूद, जो लास्ट शासक है। तुगलक वंश काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं। बहुत अच्छे काम क्या, उन लोगों ने अपने लिए ही किए थे, लेकिन ठीक है, उन चीजों को हमको याद रखना है। और जिसमें से मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये दो तो इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि इन लोगों के साथ कई सारे वर्क जुड़े हुए हैं। तो इन लोगों को तो भूलना ही नहीं है। ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि दीवाने अमीरे को ही एक डिपार्टमेंट था। दीवाने अमीरे को ही कृषि विभाग से रिलेटेड, कृषि विभाग से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट था, दीवाने अमीरे को ही। किसने शुरू किया था? गयासुद्दीन तुगलक, जीएसटी, एमबीटी, एफएसटी, या फिर नासिरुद्दीन महमूद। दीवाने अमीरे को ही एक कृषि विभाग था। एफएसटी, 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 एमबीटी, मंजय कुमार एमबीटी, सुमित एमबीटी, सौरभ एमबीटी, राहुल एमबीटी। करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। अभी तो कई कई लोग की आंख ही नहीं खुली है। बस है, सब धीरे धीरे खुल रही है आंखें, चलो खुल जाएंगी।
तो एमबीटी है, मोहम्मद बिन तुगलक है असल में, ठीक है। इसने एक डिपार्टमेंट बनवाया था, दीवाने अमीर कोही। जैसे 5 उसने डिसीजन लिए थे ना, तो उसमें से फिर उसके बाद उसने, असल में क्या था कि जब लगान वगैरह की दिक्कत हुई थी, टैक्स वगैरह लोग नहीं दे पा रहे थे, ऐसा कुछ था। देखो काम इसने अच्छे किया, ऐसा नहीं है कि ये खराब किया है, बट थोड़े से आगे के थे। ऐसे कहो ना कि जैसे वो 10-20 साल आगे का सोच रहा है कि ऐसा कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो इस तरह की चीजें थी। तो उसने एक डिपार्टमेंट खुलवाया था, दीवाने अमीर कोही कृषि विभाग। और इसमें से लगभग 60 मील, 60 वर्ग मील टाइप का बहुत बड़ी भूमि थी। उस भूमि को उसने मतलब एक साथ रख, मतलब उसको सिलेक्ट किया और उसको इस तरह से लायक बनवाया कि जिसमें कृषि हो सके, मतलब फसल वगैरह लगाई जा सके। तो उसकी व्यवस्था पूरी करवाई थी उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। और उसी के जो फसल लगाई जाती है, जैसे एक फसल चक्र होता है ना, जैसे अभी धान आप लोग लगाते हैं, फिर धान के बाद जो भी अगली फसल आएगी वो लगाई जाएगी, फिर जो नेक्स्ट फसल आएगी, मतलब मौसम के हिसाब से। तो उसने ये व्यवस्था भी कराई थी कि जिस प्रकार का मौसम हो उस तरह की फसल लगवाई जाए। तो एक अच्छा काम इसने इस समय किया था कि जिससे लोड ना पड़े। तो ये चीजें थी, तो उसमें दीवाने अमीर कोई एक डिपार्टमेंट था, ठीक है, जिसको ध्यान में रख के किया था। तो इसको ध्यान रखना, ये एक ही डिपार्टमेंट जो इसका है इस समय का, तो दीवाने अमीर कोही जो ज्यादातर फेमस है, ठीक है। हाँ, उसके समय काफी डिपार्टमेंट है एफएसटी के समय, तो उसके डिपार्टमेंट तो आपको याद रखना ही है, जैसे बताया ही था हमने। दीवाने बंदगान था, ठीक है। हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ, तो कॉल पे थे हम इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद उसने एक अस्पताल खुलवाया था, दारुल सफा नाम से अस्पताल था। हाँ, कॉल चल रही थी इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। तो दारुल सफा नाम का आपका अस्पताल था, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखोगे तो इन्होंने लोक निर्माण विभाग बनवाया था, फिर उसी में आगे इसने एक रोजगार दफ्तर भी खुलवाया था, है ना। तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट शासक है नासिरुद्दीन महमूद, और नासिरुद्दीन महमूद की हत्या हो जाएगी या मर जाएगा, जो भी है, मृत्यु हो गई है उसकी, ठीक है। तो लास्ट शासक है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। और गद्दी पे बैठा है दौलत खां। तो गद्दी पे दौलत खां बैठेगा, और दौलत खां के बाद दौलत खां को भी हरा दिया जाएगा, और फिर गद्दी हत्या लेगा आपका खिज्र खां। तो खिज्र खां है जो अब बैठेगा। ये बात चल रही है 1413 के आसपास की, क्योंकि 1412 में जब मृत्यु हो जाती है आपके लास्ट नासिरुद्दीन महमूद की, तो तुगलक वंश खत्म हो जाता है। तो 1412 में, कई कई पुस्तक 1414 लिखते हैं। तो 1412 में जब मृत्यु ही हो गई है, तो फिर 1414 आप क्या लिखोगे? तो लास्ट शासक ही नासिरुद्दीन महमूद है। तो 1412 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और फिर दौलत खां कुछ समय के लिए बैठता है, और दौलत खां को मारकर आपका बैठा है खिज्र खां। और खिज्र खां फिर एक डायनेस्टी शुरू करता है जिसका नाम है सैयद डायनेस्टी। तो आपका 1414 से लेकर 1414 से 1451, तो 1412 में आपका तुगलक वंश खत्म हुआ है। फिर कुछ समय के लिए एक दो शासक हुए हैं जो किसी वंश से नहीं माने जाते। अब जैसे दौलत खां एक सरदार ही था, उसको बैठा दिया गया था। और फिर आता है खिज्र खां। तो सैयद वंश शुरू होता है आपका 1414 से 1451। ये पीरियड है आपका सैयद वंश का। कोई इंपॉर्टेंट काम आपको याद नहीं रखना है, केवल 4 नाम है शासक के, वो 4 नाम केवल याद रखने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। न कोई अच्छा काम है उसमें, न कोई बुरा काम है। खैर बुरा काम तो खैर है ही है, क्योंकि अब तैमूर आया था 1398 में, तो तैमूर की वजह से ही वो सब स्थापित हुआ था। तो अब हम उतनी बातें उसकी नहीं कर रहे हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो बात कर रहे हैं। तो खिज्र खां गद्दी पे बैठता है, और 4 मेन शासक होते हैं। तो चारों के हम नाम आपको दिखा दे रहे हैं, आप उस नाम को देख लो और उसको याद कर लो। ये आपका खत्म हो जाएगा सैयद वंश। सैयद वंश में कुछ है ही नहीं, ठीक है। देखो ये ऊपर है,
ये सैयद वंश। तो सैयद वंश आपका 1414 से 1451 तक चलेगा, ठीक है। संस्थापक है खिज्र खां, ठीक है पहला। दूसरा बनेगा इसमें मुबारक शाह, फिर तीसरा बनेगा मोहम्मद शाह, और चौथा बनेगा आलम शाह। तो लास्ट शासक जो है वो आलम शाह है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो इसका पहला शासक है वो खिज्र खां है, और जो लास्ट शासक है वो है आपका कौन? पहला खिज्र खां है और लास्ट है आलम शाह। तो ये शासनकाल है, ये ध्यान रखना है आपको। खिज्र खां का शासनकाल है 1414 से 1421। फिर मुबारक शाह बैठेगा 1421 से 1424, और फिर मोहम्मद शाह बैठेगा 1424 से, फिर वो 43 तक रहता है, 34 से, और आलम शाह 43 से 51। तो इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इसमें आपको कुछ जानना ही नहीं है। बस 4 नाम है, चारों नाम क्रम से याद कर लो, ठीक है। ये अब मेन आता है सैयद वंश के बाद लोधी वंश। तो ये लोधी वंश इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोधी वंश, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो ये आपका अंतिम डायनेस्टी बोली जाती है लोधी वंश जो इसकी है। अब लोधी वंश में शासक कितने हैं? तो 3 मेन शासक हैं। एक आएगा बहलोल लोधी, दूसरा आएगा सिकंदर लोधी, और तीसरा आएगा इब्राहिम लोधी। तो 3 मेन शासक हैं, एक बहलोल लोधी है, एक सिकंदर लोधी है, और इब्राहिम लोधी। ये 3 है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, सपोज करो कि आपसे क्वेश्चन पूछे कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, अगर पीछे का हम लोग देखें, सर की क्लास की टाइमिंग 8 बजे हो सकती है क्या? क्यों भैया 7 बजे नहीं उठ पा रहे हो? 8 बजे हो जाएगी तो फिर आगे वाली क्लास में दिक्कत आएगी ना। तो अभी तक जितने आप पढ़ रहे हैं वो तुर्क हैं, ध्यान रखिए। अभी तक जितनी डायनेस्टी आपने पढ़ी वो सब तुर्क हैं, ये तुर्क मुसलमान हैं। और अब जो आपका शुरू हो रहा है लोधी वंश, ये अफगान, ये अफगानी है, ध्यान रखिएगा। तो जो एक्चुअल में लोधी वाले हैं ये अफगानी हैं ये लोग, ठीक है, अफगान मुल्क के, ये लोग तुर्क नहीं है, बाकी सब तुर्क थे, ठीक है। अच्छा, गद्दी में बैठता है बहलोल लोधी, ठीक है, बहलोल लोधी बैठेगा। और बहलोल लोधी 1451 में गद्दी संभालता है। जब आलम शाह लास्ट वाला जो शासक था सैयद का वो जाता है तो बहलोल लोधी आता है, और बहलोल लोधी अपने नाम का एक सिक्का चलवाता है जिसे बहलोल सिक्का कहते हैं। मतलब अपने नाम का क्या, वो बहलोल सिक्का बोला जाता है, ठीक है। और अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है। ये क्या होता है, कौन जानता है इसको? खुतबा पढ़वाना। किसी को पता ही नहीं है? तुम लोगों में से कोई नहीं जानता खुतबा पढ़वाना? कविता यार, खुतबा पढ़ा मतलब कविता थोड़े ना होती, कविता पढ़वाएगा वो? मतलब अपने नाम की कविता लिखेगा? कैसी बातें करते हो? तो बहलोल ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। हाँ, देखो सौरभ बता रहा है कि नमाज जब पढ़ी जाती है तो जैसे शुक्रवार को जुमे की नमाज होती है ना, तो उस समय खुतबा पढ़ाया जाता है। तो ज्यादातर खुतबा अपने नाम का नहीं पढ़ा जाता है। खुतबा पहले जो हुआ करता था वो खलीफा के नाम का खुतबा पढ़ते थे वो लोग। तो जैसे जो खलीफा हुआ करता था बगदाद और उधर का, तो उनके नाम का खुतबा पढ़ा जाता था। उस समय की बात कर रहा है। तो बहलोल अपने ही नाम का खुतबा पढ़वाता था। मतलब बाकी जो थे, वो जो खलीफा थे उधर के, इराक विराक के और उधर के, तो उनका पढ़वाता था। तो ये अपने नाम का ही खुतबा पढ़वाता था। तो ये था बहलोल लोधी, ठीक है। तो इस तरह से था। लेकिन थोड़ा सा ये एक ऐसा था व्यक्ति, जैसे ये उनकी तरह नहीं था कि मतलब जो तुर्क वाले हैं, ये उस तरह से नहीं था। तुर्क वाले क्या थे कि तुर्क वाले जितने भी सुल्तान थे वो मतलब ऐसे कह लो कि सर्वे सर्वा सुल्तान था।
तो सुल्तान ही सब कुछ था। लेकिन जो अफगान मूल के थे ना, तो ये अफगानी लोग थोड़ा सा लेके चलते थे सबको, उनके दरबार में जो भी होता था तो ये बड़े प्रेम से उनसे अपने दरबारियों से करते थे। देखो, लेकिन ये अपनों के लिए ही है, जो गैर धर्म के हैं उनके लिए, इन लोग के लिए मन में कोई रियायत नहीं है। ये केवल उनके जो क्षेत्र के लोग हैं बस उनके लिए है, बाकी जो है वो सब काफिर है। तो ये उनको इस तरह से नाम देते थे, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, तो ये उस तरह से होता था। अपने लिए लोग बहुत वो थे, तो इनके दरबार में जो भी अफगान थे या जो भी लोग थे तो उनको साथ में लेके चलता था ये। और इवन ये कहता था कि मैं सुल्तान नहीं हूँ, मैं आप लोग के बीच का ही हूँ, और आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। तो बड़ा डिप्लोमेटिक टाइप का था बहलोल लोदी। तो ये जानता था कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये मतलब हमको मतलब सत्ता से हटा देंगे। देखिए, एक और चीज होती है, ये लोग क्या है, कबीले टाइप के लोग हैं, जो भी आ रहे थे सब कबीले होते हैं। तो कबीले लोग सुल्तान नहीं चुनते हैं, जो कबीले लोग होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, ट्राइब्स। जैसे आदिवासी आज के समझ रहे हो ना, तो आदिवासी एक प्रकार का कबीला टाइप का, जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहता होगा, तो उसका कोई एक सरदार होगा। तो ये लोग नेता चुनते हैं, सरदार चुनते हैं। तो अलग अलग कबीलों के अलग अलग सरदार होते हैं, फिर वो लोग मिल करके एक अपना नेता चुनते हैं। तो ये इस तरह से चलता है। और जिसको ये चुन के बैठा देंगे नेता को, तो जनता ने ही चुना है, उनके लोगों ने ही चुना है, वो जब चाहेंगे उसको हटा सकते हैं। तो ये इस तरह से होता था। तो वो नेता सर्वे सर्वा नहीं था, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में था जो काम करता था। इसलिए बहलोल लोदी इस चीज को जानता था, तो उसने बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से काम लिया, सबको खुश किया। जितने भी सरदार थे, नोबल थे उसके दरबार में, सबको मतलब बड़े प्यार से संभालता था, जिससे इसने शासन किया काफी समय तक। ठीक है। तो बहलोल लोदी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि एक सिक्का चलवाया था, अपने नाम का खुदवा पढ़वाया था। और एक और चीज थी, इसकी एक विजय हुई थी, जौनपुर की विजय। जौनपुर जो यूपी में है अभी, तो जौनपुर की विजय इसकी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसकी स्टोरी है वो बताएंगे हम आपको फिर। तो उसमें असल में सर की डायनेस्टी चल रही है, एक अलग डायनेस्टी चल रही थी, सर की डायनेस्टी बोलते हैं उसे। तो जौनपुर पे एक अलग ही डायनेस्टी चल रही थी। तो बहलोल लोदी है, तो उसने जौनपुर की विजय इसकी मेन मानी जाती है। तो ये 2-3 पॉइंट है केवल जो बहलोल लोदी के लिए है। बहलोल लोदी के बाद गद्दी में बैठा है सिकंदर लोदी। बिहार का जौनपुर नहीं, ये इधर वाला, यूपी वाला जौनपुर, ये इधर जो पड़ता है, बनारस से जब चलोगे ना आप इधर, तो जौनपुर रास्ते में पड़ेगा करीब। और अगर हम लोग कहें इधर कि दूसरा आता है सिकंदर लोदी, तो सिकंदर लोदी के कई सारे काम है जो याद करने होते हैं। बहलोल लोदी का तो 1-2 पॉइंट है, सिकंदर लोदी का है। सिकंदर लोदी अपने लोदी में सबसे खतरनाक माना जाता है, लेकिन मतलब काम भी किए हैं, लेकिन वो खतरनाक भी माना जाता है। ठीक है। तो सिकंदर लोदी क्या करता है, सबसे पहला समझिएगा, ताजिए निकलते थे, ताजिए तो आज भी निकलते हैं, उस समय भी ताजिए वगैरह थे। तो इसने ताजिए निकालना बंद करवा दिया। तो याद रखिएगा, पहला ऐसा शासक जिसने ताजिए निकलवाना बंद करा दिया, पहला पॉइंट, सिकंदर लोदी ने ताजिए निकालना बंद करवा दिया। दूसरा, जो मजार वगैरह होती थी संतों की या पीरों की, या जो सूफी संत हुआ करते थे, उन मजारों पर स्त्रियों का प्रवेश बंद करवा दिया, स्त्रियां नहीं जाएंगी। तो औरतों का जो प्रवेश है वो मजारों पे बंद करवा दिया कि आप लोग नहीं जाएंगे। ये सिकंदर लोदी ने किया है। याद रखिएगा, अभी तक ये सब चीजें नहीं चल रही थी, लेकिन सिकंदर लोदी ने ये काम कर दिया। तो सिकंदर लोदी ने पहले तो ताजिए निकलवाना बंद करा दिया। दूसरा, इसने मजारों और जो भी संत वगैरह थे उनके मजारों पर जाने पे स्त्रियों पे प्रतिबंध लगा दिया, स्त्रियां नहीं जाएंगी। अच्छा, फिर और अगर हम बात करें इसमें, तो इसने एक कर खत्म कर दिया था, जकात। अब आप बताएंगे कि जकात क्या था, हम पीछे बता चुके हैं। तो इसने एक जकात जो टैक्स था उसको इसने खत्म कर दिया था। तो तीसरा काम इसने ये किया कि इसने जकात बंद करवा दिया। ठीक है, सिकंदर लोदी ने। तो पहला काम ताजे निकालना बंद हो गया, दूसरा काम स्त्रियों का मजारों पे जाना बंद हो गया, तीसरा जकात खत्म कर दिया। तो आप जल्दी से टाइप करके हमको बताइए जकात क्या है। ठीक है। अच्छा, जकात क्या है। और इसने एक भूमि पैमाइश के लिए, भूमि नापने के लिए एक पैमाना बनवाया था। ये याद रखना, गजे सिकंदरी नाम से याद कर लोगे, सिकंदरी मतलब सिकंदर लोदी। तो गजे सिकंदरी एक भूमि नापने का पैमाना था, तो वो इसी को श्रेय जाता है, गजे सिकंदरी। ठीक है। तो गजे सिकंदरी बोला जाता था उसे। इनकम टैक्स, इमरान लिख रहा है जकात इज इनकम टैक्स। अच्छा, मतलब हम लोग की तरह ही वो नौकरी करता था ना।
अच्छा, इनकम टैक्स है भाई। गैर ब्राह्मणों से पिंकी यादव कुछ लिख रहे हैं, दूसरे धर्म के लोगों द्वारा दिया गया था। जकात दूसरों से नहीं है, जकात मुस्लिमों से लिया जाता था। जजिया लिया जाता था दूसरों से, जजिया दूसरों से लिया जाता था, जकात मुस्लिम से ही था। हम्म। ये एक प्रकार का भूमि कर था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जकात एक प्रकार का भूमि कर था। तो जैसे आ, दूसरे से, गैर मुस्लिमों से दूसरा लिया जाता था, वैसे मुस्लिमों से जो था वो जकात था। तो इसने मुस्लिमों के लिए काम किया था मेनली, तो उनका जो टैक्स था जकात, उसको हटा दिया था। ठीक है, तो जकात को, ये क्वेश्चन बना हुआ है, याद रखिएगा, जकात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने हटाया था। तो जकात ये सिकंदर लोदी ने हटाया था, जो अनाज पर लगाया जाता था कर, एक प्रकार से कृषि का था, भूमि का था कर लोग, तो उस पर से हटा दिया था इसने। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, ये कुछ लिखा भी करता था, एक प्रकार से कुछ चीजें लिखा करता था, तो ये लेकिन नाम सिकंदर लोदी से नहीं लिखता था। अरे ताजिया क्या होता है ये बाद में बता देंगे हम तुम्हें। ताजिया, तुम लोग को कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो। इतने सारे त्योहार होते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या है। बताओ क्या होता है ताजिया, किसको पता है? अब सब हम ही बताएंगे, तुम लोग भी कुछ जानो। देखो ये बताएगा, बता रहा हूँ, इमरान बताएगा। देखो इमरान कह रहा है मैं बताऊंगा सर। जल्दी बताओ इमरान, टाइप करो। और सही आंसर देना, बता रहे बिल्कुल सही आंसर। अरे मुहर्रम में निकलता है, ठीक है। क्यों निकलता है ताजिया? इसको भी नहीं पता है, ले ये ऐसे हद नहीं है सब। हाँ, जो हुसैन साहब हैं। ठीक है, हुसैन साहब की डेथ के याद में। ठीक है, तो इतना तो लगभग सबको पता होना चाहिए। तो हुसैन साहब थे, उनके डेथ के उसमें मनाया जाता है, उसकी कहानी अलग है। ठीक है। चलिए, तो बस इतना है। तो ये कंप्लीट हुआ, तो ताजिए वगैरह सब निकालने बंद कर दिए थे। चलिए, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है इसमें कि ये एक नाम से लिखा करता था, और वो नाम था गुलरुखी। तो असल में ये अपने नाम से नहीं लिखता था, सिकंदर लोदी के नाम से चीजें नहीं लिखा करता था। एक अलग नाम था, उसका नाम था गुलरुखी। याद रखिएगा, गुलरुखी, ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा शासक था जो गुलरुखी नाम से, या ऐसा पूछ सकता है कि जो सिकंदर लोदी था वो किस नाम से लिखा करता था चीजों को, तो गुलरुखी नाम से लिखा करता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए यही सब कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं जो सिकंदर लोदी के लिए है। अच्छा, अब इसके बाद आता है गद्दी पर इब्राहिम लोदी। ये है अब एक मेन टर्निंग पॉइंट, जो इब्राहिम लोदी का शासनकाल है। इसको एक सन की भी कहा जाता है, किसी की नहीं सुनता था इब्राहिम लोदी, और इसी वजह से मारा भी गया। और जब कोई पागल हो जाता है ना, जब जो पागल हो जाता है, जो समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, उसी दिन से उसका पतन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आप कितने भी कुछ भी रहें, आपको थोड़ा संयम धरना होगा। आप जानते हैं कि आपसे ऊपर भी कोई ना कोई है दुनिया में। आप अगर शेर हैं, तो कोई सवा शेर बैठा हुआ है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। ठीक है, तो ऐसा था एक शासक इब्राहिम लोदी, जो इसके पतन का कारण भी था। और इसी समय आक्रमण होगा बाबर का। अब बाबर जो इसको मारेगा ना, धुआं धुआं कर देगा बिल्कुल। तो अब इब्राहिम लोदी शासक बनता है। यार ये बारिश शुरू हो जाती है, क्या बताएं। तो इब्राहिम लोदी बैठता है, और इब्राहिम लोदी गद्दी पे बैठता है। इसका युद्ध होता है राणा सांगा से। राणा सांगा से इसका युद्ध होता है।
अब ठीक है, देखो। हाँ। क्लास तो लेंगे भाई, क्लास थोड़े ना छोड़ेंगे, क्लास तो लेंगे। हैं? गिरा जा रहा है यार, है नहीं, सही से हो ही नहीं रहा। तो चलिए ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। तो अब गद्दी पे बैठता है आपका, कौन सा शासक बैठता है? इब्राहिम लोदी बैठता है। और इब्राहिम लोदी जब गद्दी पे बैठता है तो इसके दो प्रमुख युद्ध हैं जो ये लड़ता है। एक युद्ध लड़ता है ये खतौली का युद्ध, ठीक है। कौन सा युद्ध लड़ता है? खतौली का युद्ध। और दूसरा लड़ता है पानीपत का युद्ध, ठीक है। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट लड़ता है। तो खतौली का जो युद्ध था, वो खतौली के युद्ध में राणा सांगा से इसका युद्ध होता है, राणा सांगा से, ठीक है। और राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। याद रखिएगा, ये 1518 की बात चल रही है। तो 1518 के उसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है राणा सांगा से, ठीक है। और खतौली का युद्ध इसे कहते हैं। और इसी समय आक्रमण होगा बाबर का 1526 में। तो 26 अप्रैल है कोई डेट, अप्रैल का तो नहीं, लेकिन 1526 है डेट। तो 1526 में 1526 में पानीपत का युद्ध होता है। और बाबर की सेना बहुत कम थी। आपको बता दें कि बाबर बहुत ज्यादा सेना लेके नहीं आया था। ये हमें लगता है, जहां तक 12,000 या 13,000 जो किताबों में मिलता है, कि 12 या 13,000 की सेना लेके आया था बाबर। और इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो करीब 1.5 लाख के आसपास, मतलब ऐसा समझ लो 1 लाख के 1 लाख से ऊपर ही थी वो, ठीक है। तो सोचो कि मतलब 1 लाख से ऊपर की आपके पास सेना है और 12 से 13,000 की सेना लेके बाबर आया है और उसने हरा दिया था इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी हार गया और पहला दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक जो रणभूमि में मारा गया। अभी तक कोई भी शासक युद्ध भूमि में नहीं मारा गया था। तो पहला ऐसा शासक है इब्राहिम लोदी जो युद्ध भूमि में मारा गया है। याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत में कि ऐसा कौन सा शासक है जो युद्ध भूमि में मारा गया है, वो इब्राहिम लोदी है। तो इसमें गलती इब्राहिम लोदी की भी है। दूसरा, बाबर ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, नो डाउट, कितना भी क्रूर रहा हो, लेकिन उसने बहुत दिमाग से काम लिया और अपनी उतनी ही सेना को इसने बहुत सही तरीके से मैनेज किया। देखो एक अंतर होता है, देखो अंतर क्या होता है, एक वफादारी होना, मतलब अपने शासक के प्रति, अपने राजा के प्रति वफादारी होना एक बहुत बड़ी बात है। और एक कुशल योद्धा होना। जो बाबर थे, बाबर की सेना में जो उसका सैनिक वगैरह था, वो वफादार था अपने बाबर के प्रति। और सब ट्रेंड थे, प्रशिक्षित थे सब। और मरने मारने पर थे, या तो हम मरेंगे या तो जिएंगे, बस एक ही उद्देश्य था कि या तो हमारी जीत होगी या तो हम खत्म हो जाएंगे, बस ये था मोटो। जो इसकी सेना थी, इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन कहा जाता है कि उतने मतलब प्रशिक्षित वगैरह नहीं थे या उस तरह से वो तैयार नहीं थे। दूसरा, एक मेन रीजन था, इब्राहिम लोदी तोप खाना लेके आया था, मतलब तोप खाने थे उसके पास। ये पहली बार ऐसा युद्ध था जिसमें तोप खाने का प्रयोग किया गया था। और इससे ये लोग अनभिज्ञ थे, इन लोग को कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी। तो तोप खाने का प्रयोग बाबर ने ही किया था, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज थी, इब्राहिम लोदी के सेना में हाथी वगैरह थे और वो घोड़े लेके आया था। आपको बता दें कि इस समय जिसके पास घोड़े होते थे, और सबसे अच्छे घोड़े इधर के होते हैं, अरबी तुर्की ये जब थे ना, ये सब घोड़े बहुत अच्छे माने जाते थे जहां से लोग इधर आते थे। तो घुड़सवार जिसके पास, क्योंकि तेजी से बढ़ सकते थे ना। हाथियों में एक दिक्कत ये थी, देखो आधे से ज्यादा राजा, अगर हमने प्राचीन भारत भी आपको बताया होगा या उसके बाद भी, तो आधे ज्यादा राजा तो हाथियों की वजह से आ रहे हैं। हाथियों में एक दिक्कत भी है क्योंकि हाथी भड़कते भी है, और जब तोप खाने के गोले चलते थे तो हाथी भड़क जाते थे, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा कुछ देखा नहीं था। अभी आप गांव में जाओ, जो गाय भैंस वगैरह होती हैं, जब वो ज्यादा भीड़ भाड़ से अलग होती है, तो वहां पर अचानक से आकर के आप पटाखे छुटाओगे या गाड़ी वगैरह लेके आओगे तो भड़क जाती है गाय। तो गाँव वगैरह में ऐसा होता है, लेकिन शहर की वो रोड में बैठे रहेंगे, तुम चलाते रहो, बगल से निकल जाओ। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो अब जो उससे परिचित नहीं है तो वो चीजें होता है, तो ये लोग परिचित नहीं थे तोप खाने से, तो हाथी जो थे वो परेशान हो जाते। और आधे से ज्यादा सेना को तो उन्होंने खुद ही रौंद दिया, मतलब हाथियों ने।
वो जैसे गोले वगैरह चलते थे वो खुद ही पीछे भागते थे, तो आधे तो ऐसे निपट गए। इनने इतनी अच्छी अच्छी, आप पूरी पढ़ोगे जब पानीपत की, अब हम इतना डिस्क्राइब नहीं कर रहे। उसके तरीके हैं, उसने एक पद्धति यूज की थी तुगलकन, क्या बोलते हैं, बाबर की एक पद्धति थी, ठीक है। तो उस पद्धति का उसने यूज किया, तो उसमें किया क्या था उसने, जैसे जहां लड़ना था उसके बीच में उसने गड्ढे वगैरह बना दिए थे, गड्ढे वगैरह बना करके उसमें कुछ नुकीली चीजें निकाल दी थी और उसको ढक दिया गया था, ताकि जैसे ही वो सेना आएगी वो उसमें गिर जाएगी। तो आधे तो ऐसे मर जाएंगे जिनको पता नहीं है। दूसरा, थोड़ी थोड़ी टुकड़ियों को अलग अलग तरीके से बांट रखा था उसने, है ना। तो ये पूरा एक डिस्क्रिप्शन है, जब पानीपत का युद्ध पढ़ोगे। अब ये पूरा डिस्क्रिप्टिव, उसका मतलब नहीं है आपके लिए, तो केवल एक ही पॉइंट है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, बस इतना ही है। वो उसके बाद कुछ पूछता ही नहीं आपसे। तो पानीपत का युद्ध है, तो पानीपत का युद्ध आपका सीधा सीधा 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कौन जीता? बाबर जीता। हार किसकी हुई? इब्राहिम लोदी की। ये है टर्निंग पॉइंट, जहां से आपका दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा और दिल्ली सल्तनत खत्म होकर के अब नींव पड़ेगी आपके मुगल सल्तनत की, ठीक है। तो यहाँ से बाबर जो है वो मुगल सल्तनत की नींव डालेगा। अगर ये बाबर ना आया होता, अगर ये बाबर नहीं आया होता, एक कंक्लूजन दिया जाता है कि अगर बाबर नहीं आया हुआ होता तो क्या होता। तो देखिए, जो दिल्ली सल्तनत है कमजोर हो रहा था बहुत। अब इसके शासक इंपॉर्टेंट नहीं थे, दिल्ली सल्तनत बहुत तेजी से गिर रहा था। अब जैसे इब्राहिम लोदी और ये लोग आ रहे थे, तो ये बहुत प्रतापी शासक नहीं थे, जैसे ये तुगलक वगैरह था या बलबंत अलाउद्दीन खिलजी था। ये इस तरह के शासक नहीं थे। ये लोग बहुत कमजोर शासक थे जिसको हराया जा सकता था। और इनके समय तक जो हिंदू राजा लोग के क्षेत्र थे वो फ्री हो रहे थे, स्वतंत्र हो रहे थे। लोधी के आते आते तो बहुत सारे क्षेत्र आपके वो हो गए थे। तो जैसे अलाउद्दीन खिलजी जब गया है ना, उसके बाद से जब तुगलक आया है, तो तुगलक के बाद से बहुत सारे राजाओं ने स्वतंत्र घोषित कर दिया था। सारे क्षेत्र अपने आप को घोषित कर चुके थे, साउथ के बहुत सारे क्षेत्र स्वतंत्र हो गए थे। अलाउद्दीन खिलजी था जो सबसे क्रूर टाइप का था, उसने सबको मिला रखा था, मारवाड़ के जैसे भी। तो अगर ये बाबर नहीं आता तो ये पूरा जो साम्राज्य था फिर ये हिंदू राजाओं के हाथ में आ जाता, क्योंकि लोधी वगैरह खत्म हो जाते और जितने स्वतंत्र हो चुके थे साउथ वगैरह के और ये सब। तो ऐसा एक अनुमान लगाया जाता है कि अगर बाबर ने आक्रमण नहीं किया होता तो आगे चल करके ये दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता और जितने भी स्वतंत्र शासक थे वो लोग इन लोग को हरा देते और स्टैब्लिश हो जाता, ठीक है। तो ये इस तरह का एक पॉइंट है। अच्छा, इसको भी इनवाइट करने वाला एक शासक ही था जो बाबर को है, बाबर को भी इनवाइट करने वाला एक शासक ही था जो लोधी वंश में ही था। वो असल में इब्राहिम लोधी से परेशान हो गया था। इब्राहिम लोधी एक थोड़ा सा सन की टाइप का था, सुनता नहीं था किसी की। तो उसी के दरबार का ही था कोई जिसने बाबर को इनवाइट किया था कि बाबर आइए। इससे पहले बाबर ने 5 बार आक्रमण किया था। ये पांच बाबर का 6वां आक्रमण था, आपको शायद पता नहीं होगा। ये पहला आक्रमण नहीं है बाबर का, पानीपत का युद्ध, ये 6वां आक्रमण है। इससे पहले बाबर 5 बार आक्रमण कर चुका है। वो पश्चिम क्षेत्र में जो पाकिस्तान वाले एरिया से जीत नहीं पाया था, तो हर बार उसको हरा दिया जाता तो वो बाहर से लौट जाता था। लेकिन जब यहाँ पर लोधी वंश के अंदर किसी शासक ने उसकी सहायता की, उसको कहा कि हम परेशान है, आप आइए हम सहायता करेंगे, तब इसने आक्रमण किया है और इस बार इसकी विजय हो गई है। तो ये इस तरह से चीजें है। घर का भेदी लंका ढाई, ये वही वाला खेल है कि अगर घर में कोई भेदी है तो पूरे पूरा लंका ही ढा देगा। तो इस तरह की चीजें है। चलिए कोई नहीं, हमें क्या, इतिहास में ये है कि आपका लोधी वंश खत्म हो गया बस। यहाँ से लोधी वंश समाप्त। और लोधी वंश में इब्राहिम लोधी गया, यहाँ से लोधी डायनेस्टी खत्म हुई और यहीं से दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। दिल्ली सल्तनत भी खत्म, दिल्ली की कहानी गई। समझ में आई सबकी? सबको आया क्लियर? तो दिल्ली सल्तनत खत्म हो चुका है और अब बाबर नींव डालेगा आपके मुगल सल्तनत की। तो आगे चल करके आप पढ़ोगे बाबर, हुमायूं, अकबर और जितने हैं ये लोग, ठीक है, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब और जितना आएगा, बस लास्ट में औरंगजेब आएगा। फिर औरंगजेब के बाद से मुगल सल्तनत विघटित होने लगेगा। जब मराठा राज का उदय हो जाएगा औरंगजेब के समय, तो शिवाजी वगैरह आएंगे और वो फिर धीरे धीरे निपटना शुरू हो जाएगा। तो औरंगजेब ही लास्ट ऐसा शासक होगा जो थोड़ा सा है, जो बना के रखेगा। औरंगजेब के बाद फिर मुगल सल्तनत भी खत्म होने लगेगा और फिर लास्ट में बहादुर शाह जफर तक जाते जाते तो ये निपट जाएगा मुगल सल्तनत भी। लेकिन अब सोचिए कि 1526 से लेकर लगभग 18वीं शताब्दी तक मुगल सल्तनत चलेगी, है ना। और जो तबाही मचाई जाएगी जिसका अंदाजा ही लगाना बड़ा मुश्किल है। उसमें एक आधी शासक हैं जो थोड़ा सा जनता के प्रति अच्छा काम करेंगे, है ना, मतलब खराब भी हैं वो, लेकिन अच्छा काम भी थोड़ा बहुत करेंगे जिससे मतलब जनता को कुछ सहूलियत मिले, है ना। इस तरह का भी काम बीच में देखा जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ। चलिए और बताइए सब लोग, कोई पॉइंट जो डाउट में हो।
जरा मैं नोट्स दिखा दूं आपको, थोड़ा सा आप लोग देख लो उसमें, है ना। ये नहीं, और देखो सभी इसको, ये लोधी वंश में, तो लोधी वंश में बहलोल लोधी तो हो ही गया आपका कंप्लीट। बहलोल लोधी के बाद बहलोल लोधी का देख लो आप लोग नाम, बहलोल शाह गाजी भी है इसका नाम। बहलोल सिक्का जारी किया इसने, अपने नाम का खुदवा पढ़वाया है ना। और इसकी मेन विजय है जौनपुर की विजय। शासनकाल है 1451 से, सॉरी ये तो पूरा है, लोधी वंश का पूरा है 1451 से 1526। और इसका शासनकाल है 1451 से 1489, 1500 नहीं सॉरी 1489। तो बहुत ज्यादा नहीं करता है, 1451 से 1489 के आसपास शासन करता है। ठीक है, ये मेन, तो इसका काम खत्म हो जाता है। ये है इंपॉर्टेंट, सिकंदर लोधी है, क्वेश्चन इसके बनते हैं सिकंदर लोधी के। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट है, लोधी वंश में अगर याद रखना है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके सामने। नाम है निजाम खान, इसका नाम एक निजाम खान था, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सिकंदर लोधी को ही निजाम खान कहा जाता था। ठीक है, और 1504 में आगरा शहर की स्थापना हुई है। और आगरा के साथ, अच्छा एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा शासक है जिसने आगरा को राजधानी बनाया था। तो असल में सब कुछ दिल्ली से चल रहा था, लेकिन जो सिकंदर लोधी जब आता है, तो सिकंदर लोधी क्या करता है कि 1504 में जब आगरा शहर की स्थापना, कहा जाता है ऐसा शहर तो पहले से था, बस उसने एक मार्किंग कह लो या उसको लोगों को बसाने का काम, तो ये आप उसने किया। तो 1504 में उसने आगरा शहर की स्थापना की और राजधानी इसको बना लिया था। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली से राजधानी आगरा इसने बना दिया था, तो आगरा इसने बनाई राजधानी। अच्छा, गजे सिकंदरी भूमि नाप का पैमाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ताजे निकालना बंद कर दिया, मुस्लिम स्त्रियों का मजारों पे जाना बंद कर दिया, और गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। तो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, गुलरुखी नाम से, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसका। इब्राहिम लोधी में अगर देखोगे आप लोग, तो इब्राहिम लोधी में एक इंपॉर्टेंट है खतौली का युद्ध 1518 में, जो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच होता है। तो इब्राहिम लोधी पराजित हो जाता है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और पानीपत का जो युद्ध होता है उसमें बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। ठीक है, इब्राहिम लोधी हार जाता है और युद्ध में मारा जाता है। बाबर जीत जाता है, तो खाने का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और दो, अच्छा इसके तोपची थे, नाम जरा याद रख लीजिए। इसके जो तोपची हैं वो काफी, मतलब कभी कभी पूछ लेता है नाम, उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफा। ये दो तोपची थे जो काफी कौशल का प्रदर्शन करते हैं, तोपखाना चलाते थे लोग, जिन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचवाया था। तो कभी कभी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बाबर के उसमें जो तोपची थे वो कौन थे। तो वो तोपची, ये दोनों नाम याद कर लीजिएगा, उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफा, ये दो लोग तोपखाना चलाते थे। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, देखो गुलरुखी जो पूछ रहे हैं अनीता, अगर गुलरुखी है तो गुलरुखी उसका नाम है, गुलरुखी सिकंदर लोधी का नाम है, नाम। तो गुलरुखी कुछ और नहीं है, गुलरुखी उसी का नाम है, समझ गए। जैसे मान लो हमारा नाम है, हम दिवाकर पांडे हैं, लेकिन जब हमें पुस्तक लिखनी होगी, जब हमें कोई किताब लिखनी होगी, तो हम दिवाकर पांडे नाम से नहीं लिखेंगे, हम कोई अच्छा लिख देंगे, जेम्स बॉन्ड, किताब रिटन बाय जेम्स बॉन्ड। तो अब ये ऐसे पॉइंट, मतलब आप एक्चुअल में है, लेकिन जब आप कुछ लिखते हैं या कुछ करते हैं तो कई लोग अपना नाम लिखते हैं, जैसे कई लोग अज्ञात लिखते हैं, कई लोग आजाद लिखते हैं, तो इसका मतलब उनका नाम आजाद ही थोड़े ना है। अब जैसे बॉलीवुड में है, आधे से ज्यादा नाम आप जानते हो कि उनका असलियत नहीं है। अक्षय कुमार, नाम इसका कुछ और है, एक्चुअल नाम, ठीक है, लेकिन अक्षय कुमार के नाम से हम जानते हैं। दिलीप कुमार, ये यूसुफ खान थे, लेकिन अब दिलीप कुमार से आप जानते हैं। तो ये इस तरह की चीजें हैं, मतलब एक्चुअल नाम इन लोग का कुछ और है। और सिकंदर लोधी भी ऐसे करता था, तो नाम है उसका सिकंदर लोधी, लेकिन जब लिखता था कोई चीज, कविताएं लिखना है या कुछ लिखना है, तो वो
गुलरुखी नाम से लिखता था, मतलब गुलरुखी नाम से वो लिखा करता था इस तरह से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। कंप्लीट? एनी डाउट? दिल्ली सल्तनत में अभी तक जो पढ़ा उसमें एनी डाउट? बाकी पेपर सेट बना दिया है, वो तो खैर बना ही रखा है, आपको इंतजार करते जब दिल्ली सल्तनत खत्म हो तब हम लोग करें उसे। तो दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हुआ है। ठीक है, कितनी डायनेस्टी ने शासन किया दिल्ली सल्तनत पे? दिल्ली सल्तनत पे कितने डायनेस्टी ने शासन किया है? नाम बताइए क्रम से। दिल्ली सल्तनत पे कितने ने वो किया है, नाम बताइए क्रम से। ये छह कहाँ से हो गया मंजय कुमार? छह गिनाओ जरा। अरे देखो निवेदिता, सात ने शासन किया। कहाँ हो तुम लोग, कौन सी दुनिया में से आए हो बिल्कुल? है? सात ने शासन कर लिया दिल्ली सल्तनत पे। सात तो अभी तक हम बताए भी नहीं होंगे। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी। गुलाम खिलजी तुगलक, श्रुति बोलिए। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी, गुलाम। वेरी गुड, सबका सही है। सबका, सबका नहीं सही है, लेकिन हाँ जो जिन लोगों ने ये आंसर किया उनका सही है। पांच है, ठीक है ना? पांच है। ठीक है। हाँ, ठीक है, कंप्लीट हुआ तो सब ठीक है। अच्छा आप लोग बताओ, इस दिल्ली सल्तनत में सबसे अच्छा काम किसने किया होगा? अगर दिल्ली सल्तनत में हम एक पॉइंट पूछें कि कौन से शासक ने बढ़िया काम किया तो किसको कहोगे पूरे दिल्ली सल्तनत में? कि दिल्ली सल्तनत में अगर हम देखें तो आपकी नजर में सबसे बढ़िया काम किसने किया है? अपनी अपनी जगह सब ठीक है, ठीक है। अपनी अपनी जगह सब ठीक है। तो जिसने भी जो भी किया है, सबने अपनी अपनी जगह अपने समय के हिसाब से जो भी किया है, सब शासकों ने थोड़ा बहुत ठीक किया है। ठीक है। दिक्कत ये है कि जो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक उलेमाओं की मानता है। बाकी तो थोड़े बहुत थे भी ठीक ठाक। फिरोज शाह तुगलक उलेमाओं के खिलाफ जाता ही नहीं था, शरीयत को मानता था। तो एक थोड़ा सा हार्श था। हार्श इन द सेंस कि अब जैसे आप अब जो उन्होंने कह दिया, जो उलेमाओं ने कह दिया या उनके धर्मगुरुओं ने कह दिया, बस वो मानता था। तो दिक्कत ये थी कि वो ज्यादातर काम केवल जो उसके क्षेत्र के थे, जैसे मुस्लिम वगैरह थे, काम तो करता था लेकिन वो केवल उन्हीं के लिए करता था। जैसे उसने अस्पताल खुलवाया, तो अस्पताल में निर्धन जो भी थे स्त्री, तो वो भी सब उन्हीं के क्षेत्र के थे। ठीक है। गैर मुस्लिमों के लिए नहीं था जनरली। कोई चला जाए तो चला जाए, नहीं तो नहीं था। तो जितने भी काम वो करता था एक्चुअल में वो उनके लिए करता था। तो हम एक प्रकार से कहेंगे कि आपने अच्छा काम किया, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी आबादी को इग्नोर कर दिया। आप बहुत बड़ी आबादी को इग्नोर करके आपने उस क्षेत्र में किया, तो ये एक पॉइंट है। तो एक ऐसा नहीं है। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने थोड़ा सबको लेके चलने की कोशिश की थी। मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी ने, तो एमबीटी ने कोई भेदभाव नहीं किया था। मतलब उसने कुछ ऐसा नहीं किया था कि केवल इन्हीं के लिए होगा। वो कोशिश करता था कि मेरे उसमें जो जनता है वो सब लाभान्वित हो, मतलब इस तरह से सोचा सोचा करता था वो। तो ये थोड़ा सा दोनों में अंतर था। ठीक है। अच्छा, ये जितने हैं ये लोग सुन्नी संप्रदाय के हैं। जो पीछे का आपने देखा है जो चला रहा है, जैसे अलाउद्दीन है, और मोहम्मद बिन तुगलक है, जो भी फिरोज शाह तुगलक है, ये लोग जो भी थे, तो ये लोग सुन्नी संप्रदाय के थे। ठीक है, ये उनको मानते थे। तो यहाँ तक आपकी दिल्ली सल्तनत की खत्म हुई। थोड़ा सा इसमें कंक्लूजन देखते हैं हम लोग
दिल्ली सल्तनत का कंक्लूजन की क्या पूरा निकलता है इसका एक सार, उसको हम लोग देखते हैं जरा, ठीक है, और फिर दिल्ली सल्तनत हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कल का लेक्चर अपलोड कर दीजिए सर, टेस्ट नहीं हुआ बहुत दिन से। हाँ बस जल्दी, अरे दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाए तब ना टेस्ट ले, एक साथ ही होगा ना। चलो देखो स्टूडेंट, दिल्ली सल्तनत में एक प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी, मतलब प्रशासन, ये हम पीछे सब पढ़ चुके हैं, ये सब पीछे पढ़ चुके हैं पूरा। अब यहाँ पे एक एक साथ है ये कि क्या चीज है। तो केंद्रीय प्रशासन था, राज्य स्तरीय भी था। केंद्रीय प्रशासन में सर्वे सर्वा कौन होता था? सुल्तान होता था, ठीक है। और इसका जो जैसे ये जो भी राजा थे, इन लोगों में जो भी प्रशासन था वो जैसे कई प्रांतों में बटा हुआ था, मतलब अब एक साथ तो आप कर नहीं सकते सांस, तो प्रांत में बटा हुआ था। फिर प्रांतों को इन्होंने किसमें बांट रखा था? पहले प्रांत थे, प्रांतों को इसमें इन्होंने किसमें बांटा था? इक्ता में बांटा था। फिर इक्ता किसमें बटे थे? गांव में बटे। वैसे परगना था पहले, और फिर परगना के बाद आपका था गांव। तो इनका शासन कुछ ऐसे चलता था। तो जैसे सबसे पहले प्रांत बांटे जाते थे, फिर प्रांतों को कई इक्ताओं में बांट दिया जाता था, जैसे हमने बताया था आपको, इक्ता दे दिए जाते थे जमीन टुकड़े। फिर उन इक्ताओं को किसमें बांट दिया जाता था? परगना में बांट दिया जाता था, और परगना को गांव में। तो सबसे छोटी इकाई जो थी वो गांव थी। तो सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, कई सारे गांव मिलकर के परगना बनते थे, और कई सारे परगना मिलकर के इक्ता बनती थी, और फिर कई सारे इक्ता मिलकर क्या बनते थे? प्रांत बनते थे। तो ये इस तरह से चला करता था, ठीक है। गांव का जो भू राजस्व अधिकारी होता था उसको चौधरी कहा करते थे, चौधरी। तो या तो चौधरी कहते थे, है ना, और भी कुछ नाम था, चौधरी कहा जाता था। मुकद्दम भी यूज किया जाता था, सब एक मुकद्दम, अखुत भी ऐसा भी एक नाम है, वो भी कहा जाता था। तो मेन इसमें चौधरी वगैरह है। तो ऐसा एक पॉइंट है। परगना पे जो होता था इसको आमिल कहते थे, परगना पे जो होता था उसे आमिल कहा जाता था। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे जब प्रांत बटा है, तो इक्ता जो था, इक्ता, तो इक्ता पे इसको बोलते थे इक्तेदार। इक्ता जिसके पास होता था उसे कहते थे इक्तेदार, ठीक है, इक्तेदार या मुक्ति। इक्तेदार या मुक्ति कहते थे, इक्तेदार या मुक्ति कहते थे, जो इक्ता का होता था, ठीक है। परगना पे जो होता था उसे आमिल कहते थे। परगना पे जो होता था मेन, उसको आमिल कहा जाता था, आमिल। परगना पे जो होता था उसे आमिल कहा जाता, ठीक है। तो ये देखता था आमिल। और जो गांव पे होता था वो चौधरी होता था, या मुकद्दम होता था, या खुद कहा जाता था। तो इस तरह से चीजें थी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये पीछे का जो इक्ता वगैरह है वो ऐसे ही था, ठीक है। अब क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए, सुल्तान की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद थी, जिसके ये नाम मजलिस खलबत दिया जाता था, मजलिस खलबत, ठीक है, सुल्तान की सहायता के लिए। अब इसमें आपको याद क्या करना है? आपको ये याद करना, ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है। जरा ध्यान समझिएगा, हम नोट्स भेज देंगे आपको। एक सबसे उच्च पद था इनके, उसमें वजीर का पद। तो वजीर सबसे उच्च माना जाता था, ठीक है। और इसका डिपार्टमेंट जो था उसको दीवाने वजारत कहते थे, दीवाने वजारत। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है ये, दीवाने वजारत किससे संबंधित है? क्वेश्चन ऐसे आएगा जब कभी आएगा कि दीवाने वजारत किससे संबंधित है, तो आप कहोगे दीवाने वजारत एक प्रकार से डिपार्टमेंट था जो राजस्व वगैरह को देखता था, और इसका प्रमुख जो होता था वो वजीर होता था। तो आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक है। दीवाने अर्ज किससे संबंधित था? तो दीवाने अर्ज आपका सेना विभाग से संबंधित था। दीवाने इंसा, दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से, जैसे आज का डाक डिपार्टमेंट है तो डाक विभाग है, वैसे उनका था दीवाने इंसा। दीवाने रिसालत जो था ये धार्मिक मामले देखता था, धार्मिक और विदेशी मामले। तो धार्मिक जो भी मुद्दे होते थे धर्म से रिलेटेड, वो दीवाने रिसालत देखता था, ठीक है। प्रशासनिक विभाग में दीवाने मुस्तक राज। तो दीवाने मुस्तक राज क्या था? राजस्व था, किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी में। दीवाने रियासत क्या था? तो ये बाजार नियंत्रण था, अलाउद्दीन खिलजी में। दीवाने अमीर कोही क्या था? तो ये कृषि विभाग था, एमबीटी में। दीवाने खैरात क्या था? तो दान विभाग था, फिरोज शाह तुगलक में। और दीवाने बंदगान क्या था? तो फिरोज शाह तुगलक में ही दीवाने बंदगान था। तो प्रशासन में जब हम लोग देखते हैं, तो प्रशासन में ये जो मेन मेन पॉइंट है ये पीछे डिस्कस हुआ है, आपको बस इसको याद करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सबको? समझ में आई बात? तो जो नाम है, जैसे हमने कहा था आपको दीवाने अर्ज, अगर याद हो कि दीवाने अर्ज किसके समय में शुरू हुआ था?
बलबन के समय में सेना विभाग था ना, सैन्य विभाग बलबन ने शुरू किया था, दीवाने अर्ज। और दीवाने जो बंदगान है, दीवाने बंदगान एक गुलाम विभाग था। गुलाम विभाग किसने शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था दीवाने बंदगान, है ना। दीवाने अमीर को ही क्या था? कृषि विभाग था। दीवाने अमीर को ही किसने शुरू किया था? एमबीटी ने शुरू किया था। दीवाने रिसालत क्या था? दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दे देखता था, जैसे कोई धर्म से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो दीवाने रिसालत देखता था। वजीर जो था वो मेन किसका था? दीवाने विजारत का था, दीवाने विजारत। देखो अरबी के समय में वजारत कोई संस्था नहीं थी। वजारत जो संस्था थी एक्चुअल में ये नॉन अरबी मानी जाती है, गैर इस्लामिक में, मतलब अरबी के समय में ये संस्था नहीं मानी जाती। ये बाद में शुरू हुई है, जिसको उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था वजारत को, और फिर उसमें प्रमुख जो था वजीर। अच्छा, वजीर का पद सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया है तुगलक वंश में। तुगलक वंश जब चल रहा है तब वजीर जो है बहुत सर्वे सर्वा हो गया, मतलब पावरफुल व्यक्ति हो गया है। इससे पहले तो शासक ही होते थे मेन, जो सुल्तान वगैरह, जैसे अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, इससे पहले देखोगे तो सब वो लोग होते थे। लेकिन तुगलक वंश जो है इसमें जो है वजीर का पद काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो ये इस तरह से चल रहा है। दीवाने इंसा है, डिपार्टमेंट जो था दीवाने इंसा, ठीक है, पत्र व्यवहार वाला, ये सब चीजें, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए इसमें एक और पॉइंट है, देखते हैं सेना वाला। बहुत ध्यान से देखना सेना वाला, ये क्वेश्चन बनता है और इसको आपको समझना होगा। हम दिखा देते हैं कैसे है वो। ये नीचे वाला पॉइंट, ये वाला घुड़सवार वाला। देखो जो इनकी सेना होती थी, इनमें घुड़सवारों की टुकड़ी होती थी। तो जब कई सारे घुड़सवार होते थे, जैसे अगर हम एक एक एग्जाम्पल है 10 घुड़सवार, तो 10 घुड़सवार की टुकड़ी का एक प्रधान होता था, मतलब 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का एक प्रधान होता था। और वो जो प्रधान होता था 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का, तो उस प्रधान को कहते थे सरे खेल। देखो नाम लिखा हुआ है स्टूडेंट, आप ध्यान रखिएगा, सरे खेल कहा जाता था, सरे खेल एक शब्द है, सरे खेल। तो 10 घुड़सवार जो होते थे, वो 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का एक प्रधान है, उसको कहते हैं सरखेल। तो इसके अंदर में 10 घुड़सवार हो गए। अच्छा, अब 10 सरखेल में, 10 सरखेल में एक सिपह सलार होता था। 10 सरखेल में एक सिपह सलार होता था, और 10 सिपह सलार में एक अमीर होता था, और 10 अमीर में एक मलिक होता था, और 10 मलिक में एक खान होता था, और खान के ऊपर सुल्तान होता था। समझिए जरा, अब इस पॉइंट को समझिए। देखिए हमने कहा था ना आपसे कि ये जो अमीर वगैरह का पद है वो असल में एक अमीर अलग चीज है। अमीर का मतलब यहाँ पर धनी से नहीं था, अमीर का मतलब एक पोस्ट था, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग इसमें देखते हैं स्टूडेंट, तो अगर आप देखिएगा 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान कौन है, ठीक है। देखिए पहले पॉइंट कहा कि सरे खेल, सरे खेल। तो एक सरे खेल की अगर हम बात करेंगे तो एक सरे खेल के अंदर 10 घुड़सवार आ जाएंगे, मतलब ये 10 घुड़सवार की टुकड़ी होगी और वो एक सरेखेल उसका नेता होगा, ठीक है। अब 10 सरेखेल होंगे, 10 सरेखेल हो गए, तो 10 सरेखेल पे अगर हम देखेंगे तो 10 सरेखेल की टुकड़ी का जो प्रधान होगा वो कौन होगा? वो सिपह सलार कहलाएगा, सिपह सलार। मतलब सिपह सलार के अंदर कितने हो गए भाई? 10 सरेखेल हो गए। तो एक सरेखेल के अंदर थे 100, सॉरी, एक सरेखेल के अंदर थे 10 घुड़सवार। तो इसका मतलब एक सिपह सलार के अंदर कितने हो गए? 100 घुड़सवार हो गए, हो गए ना 100 घुड़सवार, क्योंकि एक सारे खेल के अंदर 10 घुड़सवार हैं, तो इसके अंदर कितने हो गए? 100। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, तो 10-10 की गिनती चल रही है। अब 10 सिपह सलार होंगे, तो 10 सिपह सलार आएंगे, तो 10 सिपह सलार पर एक होगा कौन? आपका अमीर। तो ये है अमीर, एक पोस्ट, तो उनको अमीर कहा जाता था। अब सोचो कि अमीर ताकतवर है कि नहीं है भाई? 10 सिपह सलार हैं, तो 10 सिपह सलार का मतलब कि एक सिपह सलार के पास 10 आपके कौन थे? सरेखेल थे। और एक सरेखेल में कितने थे? 10 घुड़सवार। तो अब एक अमीर के पास कितने घुड़सवार हो गए? 1000 घुड़सवार हो गए ना इसके पास। अब सीधे सीधे इसके अंदर 1000 घुड़सवार हो गए, तो पावरफुल तो हो ही गया, सीधे सीधे एक टुकड़ी का प्रधान हो गया ये। तो इस तरह से थोड़े होते थे। अब अमीर के ऊपर होता था मलिक, तो 10 अमीर के ऊपर, 10 अमीर के ऊपर एक मलिक होता था, एक मलिक। और मलिक के 10 मलिक के ऊपर कौन होता था? एक खान होता था। 10 मलिक के ऊपर कौन होता था? खान होता था, ठीक है। तो ये इस तरह से चीजें हो गई। तो 10 मलिक के ऊपर एक खान होता था, और खान के ऊपर होता था सुल्तान। आपको ध्यान रखना है, ये क्रम याद कर लेना सब लोग।
जो क्रम है वो याद कर लेना है। ठीक है, क्रम याद होना चाहिए। तो क्रम क्या हो गया स्टूडेंट, फिर से सुनिएगा। सरेखेल है पहला, सरेखेल के ऊपर कौन है? सरेखेल के ऊपर सिपह सलार है। सिपह सलार के ऊपर कौन है? अमीर है। अमीर के ऊपर कौन है? मलिक है। और मलिक के ऊपर कौन है? सुल्तान, सॉरी खान है। और खान के ऊपर कौन है? सुल्तान। तो ये इस तरह से है। अच्छा, कर कौन कौन से चल रहे थे? तो 5 प्रकार के कर चल रहे थे, आपने पूरे दिल्ली सल्तनत में देखा ही था। 5 प्रकार के कर थे। एक उश्र होता है, जो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है, उश्र। ठीक है। उर्स एक अलग होता है, उर्स एक त्योहार होता है उसमें। ठीक है, उर्स अलग केस है। उर्स एक फेस्टिवल होता है मुस्लिम में, जो जैसे दरगाह वगैरह है वहां पर वो लगाया जाता है हर साल, तो उसको उर्स कहा जाता है, वो अलग चीज है। उस्र है ये। तो उस्र जो है वो एक भूमि कर है जो लिया जाता है। खराज था एक टैक्स जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, खराज। जक़ात था जो धनवान मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, जक़ात जो है। खम्स जो था वो आपका एक लूट का भाग, और जजिया जो था गैर मुसलमानों से धार्मिक कर। असल में जक़ात एक्चुअल पे क्या होता था कि एक प्रकार से ये समझ लो कि अनाज वगैरह पर भी लिया जाता था ये। ठीक है ना, जैसे मुस्लिम वगैरह हुआ करते तो उनसे अनाज वगैरह पे भी लिया जाता था। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है। तो कुल मिला के याद रखना है कि मुसलमानों से लिया जाता था जक़ात, और जजिया जो लिया जाता था वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। खम्स जो होता था वो लूट का माल होता था, आपको पता ही था। ठीक है, लूट का माल था। और तो ये 5 प्रकार के कर थे, ये आपको याद रखने हैं। 5 प्रकार के कर जो दिल्ली सल्तनत में चलते। ठीक है। एक क्वेश्चन है अब आपसे, खम्स किस प्रकार का कर था? जल्दी बताइए, खम्स किस प्रकार का कर था? लूटा हुआ धन था। लूटा हुआ धन था, बिल्कुल सही। और कितने परसेंट किसको मिलता था? इसको ऐसे समझोगे, एक 4/5 और 1/5 ऐसे समझो। तो 4/5 जो था वो बांट दिया जाता था, और 1/5 राजा को मिलता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और जो एमबीटी आया था तुगलक, वही एक ऐसे थे जिन लोगों ने उल्टा कर दिया था। 4/5 शासक को जाएगा और 1/5 बांटा जाएगा, तो ये उल्टा हुआ था केवल, बाकी सब ठीक था। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है आपका मेन पॉइंट जो थे इसमें ये। तो आपको हमने आज बता दिया सिंपल सा जो प्रशासन है वो किस तरह से चल रहा था। पीछे की चीजें ही थी, कोई नया नहीं था इसमें, सब कुछ पीछे चल रहा था। बस एक कंक्लूजन था कि सेना की टुकड़ी अगर देखते हैं तो उसमें आपका पेपर जो भी पूरा क्रम था, अगर क्रम से याद करोगे तो एक सरेखेल है। सरेखेल के ऊपर कौन है? सिपह सलार है। सिपह सलार के ऊपर कौन है? अमीर है। अमीर के ऊपर कौन है? मलिक है। और मलिक के ऊपर कौन है? खान है। ठीक है, और खान के ऊपर सुल्तान है। तो इस तरह से टुकड़ी का प्रधान हुआ करता था। 5 प्रकार के मेन कर हमको देखने को मिले, उर्स, जक़ात, जजिया, खम्स, है ना। और इस तरह के आपके कुछ कर है, और उसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसमें अगर हम ऊपर देखते हैं तो कुछ डिपार्टमेंट है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। डिपार्टमेंट में अगर हम लोग देखो, डिपार्टमेंट याद कर लेना, डिपार्टमेंट क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिपार्टमेंट माना है, दीवान रिसालत वगैरह और ये सब। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताइएगा जल्दी से, फिर खत्म करते हैं। दीवान रियासत, दीवान रियासत किससे संबंधित है? दीवान रियासत, और ये किस विभाग को देखता था? दीवान रियासत किस विभाग को देखता था? अलाउद्दीन से था, और ये बाजार कंट्रोल देखता था। ठीक, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हम लोग कंप्लीट करते हैं आज, है ना। तो आज की क्लास खत्म करते हैं। हाँ, ये हम आपको अपलोड कर देंगे, आपको हम भी भेज देंगे, आप लोग इसको कर लेना। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू एवरीवन। लीव कर लो आप लोग भी।